हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में आईएमईडी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन देखेंगे। और आप लोगों का ये लास्ट एग्जाम है, तो आप लोग लास्ट एग्जाम में थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका एक पीडीएफ दे दिया है, तो जो नोट्स बाई शिवम वाला करके पीडीएफ है वो आज के इस मैराथन क्लास के बाद हम सेंड कर देंगे। तो चलिए आज के इस मैराथन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं और इसके कंप्लीट सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1 में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी देखेंगे। तो देखिए, जो आपका चैप्टर 1 है वो है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, या फिर इसमें कई सारे टॉपिक हैं उन सभी से। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं। उससे पहले ये समझना होगा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि उद्यमी या व्यवसायी, यानी कि सामान्य भाषा में अगर हम बताएं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई नया आइडिया को लेकर बिजनेस करता है उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। देखिए, जो उद्यमी होता है यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास एक विचार होता है और वह क्या करता है, उन विचारों को एक बड़े बिजनेस या व्यवसाय में बदल देता है। और शुरुआत में जो उद्यमी होता है उसको कार्य के बदले में पैसे 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 लेता है वह, या पैसे मिलते हैं और लाभ कमाता है, और धीरे धीरे यही आइडिया जो होता है एक बड़े बिजनेस में बदल जाता है। यानी कि उद्यमी हम उसको बोलेंगे जो एक न्यू आइडिया को लेकर कोई बिजनेस करता है, उसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। देखिए, उद्यमी में क्या होता है, सबसे विशेष बात ये होती है कि उनका कार्य करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है और हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं। अब बात आती है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक फ्रेंच लैंग्वेज है। इसका अर्थ होता है उद्यमिता। उद्यमिता जो है व्यवसाय से संबंधित यानी कि बिजनेस से संबंधित होता है, और किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए विचार, साहस व रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। उद्यमिता जो होती है उत्पादन के अवसर को देखने, नए उत्पादन के विचार, पूंजी लाने, उद्योग के स्थापन के लिए स्थान ढूंढने हेतु उच्च प्रबंधों का चयन करने का कार्य होता है। अगर आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम आपको बताएं, तो सामान्य शब्दों में अगर बताएं तो जो किसी भी आइडिया को लेकर एक नया बिजनेस शुरू करता है उसको बोलते हैं उद्यमिता कहलाता है। तो किसी ऐसे स्थान पर जहां पर औद्योगिक वातावरण हो, किसी ऐसे स्थान पर नए व अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा उद्योग स्थापित करने का साहस व उपक्रम करना ही क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। और जो इस कार्य को करता है वह क्या कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं कि उद्यमिता या उद्यमी से आप क्या समझते हैं, तो आपको कम से कम 1 या 1.5 पेज में आपको इसका आंसर देना होगा, क्योंकि एक छोटा परिभाषा नहीं होता है इसका। एक मतलब इसका बहुत बड़ा परिभाषा हो सकता है, आप समझा सकते हैं इसको अपने शब्दों में, लेकिन आप जब एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप को अच्छे से समझ पाएंगे तभी आप अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, उद्यमिता के अंतर्गत वस्तु का उत्पादन करना, उसको तैयार करना, व्यापार करना, बाजार रुख एवं सेवाएं आदि आते हैं। देश की आर्थिक स्थिति में उद्यमियों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप क्या कोई जॉब होता है। तो बता दें आपको, एंटरप्रेन्योरशिप जो है कोई जॉब नहीं होता है जिसमें आपको एक निश्चित समय में एक निश्चित काम करना हो, बल्कि इसमें कठिन काम करना होता है। अपने छोटे से आइडिया को एक बड़े व्यवसाय में बदल देना ही क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। अब बात आती है उद्यमिता की आवश्यकताएं क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप नीड। तो देखिए, उद्यमियों के होने से देश की आर्थिक स्थिति जो होती है वो मजबूत होती है, लोगों को रोजगार मिल जाता है तथा अनेक प्रकार की सुविधा हो जाती है। अब देखिए, एंटरप्रेन्योर जो है इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो क्या होता है, उद्यमी होता है। सभी लोग किसी न किसी प्रकार का काम करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ खुद के लिए करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न सिर्फ अपने लिए काम का निर्माण करते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्तियों को भी काम देते हैं। इन व्यक्तियों को उद्यमी कहा जाता है। अब देखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंटरप्रेन्योर क्या है, मतलब उद्यमी क्या होते हैं, इनके गुण लिखिए। तो क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर में देखिए कि एक उद्यमी के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, एक सफल उद्यमी वो होता है जो अपने विचारों को व्यवसाय में बदल देता है। ठीक है, उद्यमी जो होता है अर्थात जो उद्यमी होता है वो रिस्क उठाना उद्यमी की एक मुख्य विशेषता होती है। उद्यमियों में आत्मविश्वास भी अधिक होता है। उद्यमिता ज्ञान और अनुभव पर आधारित होती है। ज्ञान और अनुभव होना ही उद्यमिता की क्या है, विशेषता है। इसके अलावा इसके कुछ गुण हैं। देखिए, नए उत्पादन, नए संसाधन, नए तकनीकों को लाना उद्यमिता का विशेष गुण होता है।
उद्यमिता जो होती है लक्ष्यों, परिणामों और उद्देश्यों पर आधारित होती है, जो इन तीनों को ही प्राथमिकता देती है, भाग्य को नहीं। ठीक है, तो ये कुछ उद्यमिता के गुण थे, एग्जाम में आएगा तो आपको ये सब लिखना होगा। तो और अगर आप हेडिंग वाइज याद करना चाहते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर ये भी दिया गया है कि एक उद्यमी में निम्न प्रकार के गुण होने चाहिए। पहला आप याद कर लेंगे रिस्क लेने की क्षमता। बस आपको हेडिंग याद करके जाना है एग्जाम में, आप हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपका हेडिंग सही होना चाहिए। ठीक है, तो पहला इसमें हेडिंग है एक उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला इसमें प्रॉपर्टी है कि रिस्क लेने की क्षमता, एबिलिटी टू टेक रिस्क। देखिए, नए आइडिया को लेकर कोई भी उद्यमी पहले से श्योर नहीं हो सकता है, इसलिए रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए उद्यमी को जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए इसमें है नवाचार की योग्यता, मतलब इनोवेशन एबिलिटी। देखिए, किसी प्रोडक्ट्स या किसी सर्विस में कुछ नया करके उसे और अच्छा बनाना, सबल बनाना ही नवाचार कहलाता है। नवाचार का मतलब होता है कोई चीज़ मार्केट में पहले से अवेलेबल है, आप उसको और इनोवेटिव तरीके से आप उसको मतलब कि प्रेजेंट करते हैं, उसको इनोवेटिव करके आप अच्छा बना देते हैं, तो उसको ही बोलते हैं नवाचार। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसमें आपका एबिलिटी टू फ्यूचर विजन। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका आपका फ्यूचर का विजन भी होना चाहिए कि फ्यूचर में इसके क्या मांग हो सकती है मार्केट में, किस प्रकार से यह मार्केट में ट्रेंड करेगा या नहीं करेगा। तो ये सब होता है फ्यूचर विजन। देखिए, एक उद्यमी जो है, एक उद्यमी में यह गुण होना चाहिए जिससे वह पता लगा सके कि दी जाने वाली सर्विस के भविष्य में लोगों को ज़रूरत होगी या नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने पूरा हेडिंग नहीं लिखा है, आपको ऐसे हेडिंग याद करके जाना है और एग्जाम में एक्सप्लेन करना है सभी हेडिंग को। देखिए, चौथा इसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। एक उद्यमी में धैर्य का गुण होना चाहिए, भविष्य के प्रति आशावादी होना चाहिए। सातवां है परिश्रमी होना चाहिए, चतुर व प्रसन्न होना चाहिए। नौवां है आपका समय का मूल्य जानने वाला। 10वां है समय अनुसार स्वयं को ढालना। 11वां है इच्छा शक्ति से परिपूर्ण। और 12वां है पैसों को मैनेज करने की योग्यता। तो यहाँ पर हमने 12 मुख्य हेडिंग बताया आपको, जो कि एक उद्यमी के अंदर होना चाहिए ये प्रॉपर्टीज़। तो आपको यहाँ पर 5 से 6 एग्जाम में आपको एक्सप्लेन कर देना है, उतने में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि एक उद्यमी के कार्य क्या होते हैं। देखिए, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के कार्य क्या होते हैं। तो देखिए, एक उद्यमी जो होता है उसके कई कार्य होते हैं, यहाँ भी आपको हेडिंग भी बना के लिखना होगा। देखिए, पहला होता है इसमें आपको अवसरों को पहचानना। देखिए, सभी लोग क्या होते हैं व्यवसाय के अवसर को नहीं पहचान पाते, लेकिन एक उद्यमी के लिए यह समझना बहुत ही आसान होता है। और दूसरा होता है जोखिम उठाना। जोखिम उठाना मतलब कि एक सफल उद्यमी जो होता है, जोखिम कहते हैं ना, जब आप रिस्क लेंगे तभी सफल होंगे, तो वही यहाँ पर जोखिम उठाने का भी कार्य होता है एक उद्यमी का, कि वह क्या करता है किसी भी कार्य में जोखिम उठाता है, क्योंकि वो पहले से श्योर तो होता नहीं है कि ये चीज़ मार्केट में प्रोडक्ट लाने पर ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो एक रिस्क उठाता है और क्या करता है एक इनोवेटिव तरीके से अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें तीसरा है नवाचार। तो नवाचार का मतलब होता है कि नए अधिक उत्पाद तकनीक, कुशल प्रक्रिया के माध्यम से एक संगठन विकसित करना। ठीक है, चौथा इसमें आपका वह अपने व्यवसाय का प्रबंध करता है तथा निर्णय भी खुद लेता है। ये सब क्या है, एक एंटरप्रेन्योर के कार्य हैं। ठीक है, वह कर्मचारी एवं श्रमिक का चुनाव करता है तथा आवश्यक निर्णय लेता है। इसके बाद देखिए इसमें धन का प्रबंधन करता है उद्यमी, धन जुटाता है, एक आइडिया की खोज करता है, उस पर नियंत्रण रखता है, निर्देशन लेता है और निर्णय लेता है। तो ये एक उद्यमी के कार्य होते हैं, जो फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, मतलब कि कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। एक उद्यमी अगर सफल होना चाहता है उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती है। ये एग्जाम में पिछली बार भी पूछा गया था और इसके पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट का हमने मार्क्स भी बना दिया है। देखिए यहाँ पर बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए उद्यमिता किसी उद्यमी द्वारा किसी उद्योग की स्थापना के लिए की जा रही गतिविधियों की एक प्रक्रिया होती है। एक उद्यमी के सफलता के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो पहला देखिए इसमें है आपका वित्तीय बाधाएं। वित्तीय बाधाएं मतलब पैसों से संबंधित जो बाधाएं होती है उसे वित्तीय बाधाएं बोलेंगे। तो देखिए सभी के पास एक अच्छा विचार हो सकता है किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए, लेकिन आपका विचार कितना भी अच्छा क्यों न हो, प्रक्रिया को शुरू करने के लिए पैसे की समस्या एक प्रमुख समस्या होती है। तो ये पहली बाधा थी एक उद्यमी के सफल होने के मार्ग में। ठीक है, फिर दूसरा है लोगों के मन में डर रहता है कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। तो सभी लोगों को असफलता का भय होता है जो उन्हें सफल उद्यमी बनाने से बाधा उत्पन्न करता है।
तीसरा है आपका तकनीकी बाधाएं, नए नए तकनीकों को प्रयोग में अगर नहीं ला पाते हैं तो आप समय के साथ आप बहुत पीछे चले जाएंगे, और आपका जो आप अगर तकनीक नहीं अपनाएंगे तो आप काफ़ी पीछे चले जाएंगे, तो भी क्या है, एक असफलता का ही कारण है। ठीक है, तो समय के साथ तकनीक में बदलाव लाना आवश्यक होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें आपका हानि बर्दाश्त न करने की क्षमता। तो अगर आप रिस्क लेते हैं और रिस्क में आप सफल नहीं होते हैं तो आपको हानि को बर्दाश्त करने की क्षमता भी होना चाहिए। देखिए, लघु उद्योग की स्थापना में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। देखिए, फिर इसमें देखिए इंपॉर्टेंट हमने हेडिंग करके लिख लिया है, आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अपर्याप्त प्रशिक्षण हो गया, संगठनात्मक बाधा हो गया, सातवां हो गया प्रैक्टिकल ज्ञान का अभाव हो गया, अपर्याप्त कुशलता और प्रशिक्षण। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की जगह व्यापारिक संगठन के लिए एकल स्वामित्व, जिसे हम सोलो प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, आपको इसको भी तैयार करके जाना है। एकल स्वामित्व में क्या होता है, एक ही व्यक्ति जो होता है व्यवसाय का स्वामी होता है। ठीक है, एकल स्वामित्व हो गया, इसमें भी ऐसे एडवांटेज डिसएडवांटेज कौन कौन से बैरियर सब कुछ याद करके जाना है। अब देखिए दूसरा इसमें पार्टनरशिप, ये आपको बता देते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। कभी कभी देखते हो ना, कोई आदमी क्या होता है, रिस्क लेने से डरता है, इसलिए वो पार्टनरशिप में काम करता है कि पार्टनरशिप में काम करेगा तो जो मतलब कि अगर रिस्क लेने पर हानि होगा तो आधा आधा हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, देखिए जिस व्यापार के दो या दो से अधिक स्वामी होते हैं तथा उनका आपस में निश्चित व्यापारिक समझौता होता है उसको हम साझेदारी बोलते हैं। साझेदारी का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्तियों की वह संस्था जिसमें वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी व्यापार को वैधानिक रूप से चलाने, अपना स्वामित्व रखने तथा उसमें होने वाले सामूहिक लाभ को प्राप्त करने के लिए निजी धन संपत्ति, श्रम तथा कुशलता का सामूहिक प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जो आपका पार्टनरशिप होता है उसमें दोनों लोग को सब चीज़ का अधिकार होता है कि किस प्रकार से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, धन कहाँ से आएगा, मतलब कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार से अपनाना है, ये सभी चीज़ें दोनों लोग के अंडर में होता है और दोनों लोग को पूरा पूरा मतलब अधिकार होता है ये सब कार्य करने का। ठीक है, इसमें देखिए जो व्यक्ति व्यवसाय में भाग लेते हैं उनको साझेदार कहा जाता है और संस्था को हम बोलते हैं फर्म। ठीक है, साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो एक व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हों और वह व्यवसाय सभी व्यक्तियों द्वारा उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता हो। तो जो आपका पहला चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, साझेदारी की विशेषताएं हैं यहाँ पर कुछ, आपको ये नोट्स भेज देंगे तो आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, अब यहाँ से और देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जैसे कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, पैसों की आवश्यकता होती है। तो कई प्रकार की सरकार की योजनाएं भी होती हैं जहाँ से आपको लाभ मिलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक हेडिंग है, स्कीम ऑफ असिस्टेंस बाय एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट एजेंसी, मतलब उद्यमिता को एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए कुछ एजेंसीज होती हैं जो आपको सहायता प्रदान करती हैं। जो भी आप उद्योग या फिर जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है, और सभी जो संस्थाएं हैं सबका अलग अलग काम है, सब अलग अलग प्रकार की सहायताएं प्रदान करती हैं। जैसे इसमें पहले क्रम में आपका NSIC जिसे बोलते हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इसके अलावा फिर देखिए इसमें होता है आपका NRDC होता है, यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पढ़ के आपको बता देते हैं। NRDC जैसे नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये अपना अलग योगदान देता है। MSME हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए MSME का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। इसके बाद SIDBI होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के आपको सहायता प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले चैप्टर में उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करके नोट कर लिया है। पहले चैप्टर में ऐसे आ सकता है कि नाबार्ड, NIE, SBUD इन दोनों पर टिप्पणी करने के लिए आएगा, जो कि आपको यहाँ पर जो हमने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप में ये क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आपका पहले चैप्टर में केवल यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन को। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्स। इसमें देखिए जो आपका IMED सब्जेक्ट है उसमें दो पार्ट है। पहला है आपका एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित है और दूसरा जो है वो आपका मैनेजमेंट से है। तो ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में पहले चैप्टर्स हमने आपको बता दिया, बाकी चैप्टर्स भी अभी आगे देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें मैनेजमेंट, जो आपका प्रबंधन करके चैप्टर है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि आपको मैनेजमेंट के बारे में समझना होगा, तभी आप एग्जाम में कुछ लिख पाएंगे। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है आपका कि मैनेजमेंट का परिचय दीजिए, प्रबंधन से क्या आप समझते हैं, यही आपको लिखना है एग्जाम में।
तो देखिए प्रबंधन जो होता है एक ऐसा शब्द है, देखिए प्रबंधन जो है एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। प्रबंधन का उद्देश्य है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग करना। ठीक है, प्रबंधन का अर्थ होता है हम किसी व्यवसाय, संस्थान या कंपनी के कुछ उद्देश्य निर्धारित करें और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधनों की समुचित व्यवस्था करें। इसी को प्रबंध बोला जाता है। ठीक है, किसी कार्य विशेष को सफलतापूर्वक एवं मितव्ययी ढंग से संपन्न करने की सर्वोत्तम विधि का नाम ही क्या है? प्रबंधन है। आप इसको याद कर सकते हैं इस डेफिनेशन को कि किसी कार्य विशेष को सफलतापूर्वक एवं मितव्ययी ढंग से संपन्न करने की सर्वोत्तम विधि का नाम ही प्रबंधन कहलाता है। अब प्रबंध को कला भी कहा जा सकता है और विज्ञान भी, क्योंकि प्रबंध का विज्ञान प्रबंधकों को उचित मार्गदर्शन एवं उचित दिशा निर्देश उपलब्ध कराता है, जबकि प्रबंध की कला हर तरह की नई नई परिस्थितियों व समस्याओं का सामना करने में परम सहायक होती है। फिर देखिए प्रबंध का क्या मतलब होता है। प्रबंध जो है एक मानसिक व बौद्धिक क्रिया है। इसकी आवश्यकता प्रबंध क्षेत्र अर्थात व्यावसायिक, परिवार, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि स्तर पर प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण आप यहाँ पर समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यदि किसी जगह पर एक असंख्य व्यक्ति के साथ एक समूह के अंतर्गत मिलकर कार्य करते हैं तो इस समूह की क्रियाओं को निर्देशित, संचालित व सफलतापूर्वक करने का उत्तरदायित्व प्रबंध का होता है। अतः किसी भी संस्था या व्यवसाय की सफलता एवं प्रगति में कुशल प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो है प्रबंध की परिभाषा अलग अलग दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए F.W. टेलर के शब्दों में प्रबंध को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। प्रबंधन जो है एक कला है जिसके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि किस व्यक्ति से क्या कार्य लेना है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि वह इस कार्य को उत्तम तथा मितव्ययी तरीके से संपन्न करे। तो ये होता है प्रबंधन की परिभाषा F.W. टेलर के शब्दों में। अब देखिए C.W. विल्सन के शब्दों में प्रबंध की परिभाषा क्या दी गई है कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्ति का प्रयोग एवं निर्देशित करने की विधि प्रबंध कहलाती है। इसके बाद देखिए जेम्स के शब्दों में किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे के प्रयासों को नियोजित करना, समन्वय करना, प्रोत्साहित करना तथा नियंत्रित करना ही प्रबंधन कहलाता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की क्या महत्वपूर्ण है, मैनेजमेंट किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक संस्था या व्यवसाय के सफलता में तथा प्रगति में कुशल प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुशल प्रबंध के अभाव में संसाधन ही बने होते हैं। मतलब कि अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे, उसका प्रबंध नहीं करेंगे तो उसके अभाव में जो भी आपके पास संसाधन है वो मात्र संसाधन ही बने रहते हैं, उनकी प्रगति नहीं हो सकती है। प्रबंध का निम्न महत्व होता है। देखिए कौन कौन से यहाँ पर, पहला देखिए इसमें है कि प्रबंध जो है आपका लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। यह पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समूह के प्रयासों को निर्देशित करता है। इससे लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी ही कर रहे हैं तो आप टारगेट तो कर लिए कि हमारा ये टारगेट है एग्ज़ाम को अच्छे से पास करना, तो अगर आप उसके लिए मैनेजमेंट अच्छे से प्रबंधन नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से पास नहीं कर सकते हैं। और जो भी आपका लक्ष्य है एग्ज़ाम से रिलेटेड कि आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं जब आप उसके लिए आपको क्या प्रबंध करना पड़ेगा कि मतलब सुबह उठ के पढ़ाई करना होगा, जो भी सिलेबस है उसको रिवीजन करना होगा, मतलब विभिन्न क्रियाएं हैं ये सब आपको करना होगा, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप प्रबंध से मतलब एक निश्चित टाइम से एक सब कुछ मैनेज करके आप कार्य को करेंगे तो आप कम प्रयास में ही अधिकतम लक्ष्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट है आपका दूसरा है प्रबंध का क्या महत्व में कि संस्थानों का इष्टतम उपयोग। देखिए प्रलभ दुर्लभ संस्थानों का अधिकतम सदुपयोग करता है, इस कारण से अपव्यय क्या होता है, बच जाता है। अब तीसरा है लागतों को कम करता है, यह न्यूनतम प्रयास में अधिकतम परिणाम प्राप्त करता है, जिससे लागत जो होता है वो भी कम हो जाता है और कार्य भी आपका सर्वोत्तम व मितव्ययी ढंग से हो जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि प्रबंध जो होते हैं आपकी क्षमता में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई भी कार्य एक मैनेजमेंट के रूप में करेंगे, सब कुछ मैनेज करके करेंगे, तो आप 1 महीने या 2 महीने बाद देखेंगे कि आपकी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी।
ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें है प्रबंध जो है गतिशील संगठन का निर्माण करता है। प्रत्येक संगठन का प्रबंध निरंतर बदल रहे पर्यावरण के अंतर्गत करना होता है। और प्रबंध जो होता है आपके व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की प्रबंध के का क्या कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, प्रबंधन जो है एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूर्व निर्धारित जो पहले से निर्धारित लक्ष्य हैं उसके उद्देश्यों की पूर्ति न हो जाए। ठीक है, तो यह आपके जीवन में भी अगर आप प्रबंधन से मतलब मैनेज करके सब कुछ चलेंगे तो आप काफ़ी आगे तक जाएंगे। इससे ये भी सीख मिलता है। ठीक है, प्रबंधन में अनेक कार्य निष्पादित होते हैं जो इस प्रकार से हैं। देखिए पहला है इसमें आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये पांचों टॉपिक जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पर एग्जाम में टिप्पणी करने के लिए आता है कि प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग से, डायरेक्टिंग से और कंट्रोलिंग से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक एक करके हम समझेंगे कि प्लानिंग का सबसे मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे प्लानिंग। यहाँ पर आपका हेडिंग जो है वो है प्लानिंग। ठीक है, अब देखिए प्लानिंग जो है इसका अर्थ होता है कि कुछ करने से पहले सोचना। इसमें मानसिक व बौद्धिक कार्य करना होता है और यह जो होता है यह सभी प्रबंधन क्रियाओं का मूल होता है। नियोजन जो है एक प्रक्रिया है। प्लानिंग मतलब नियोजन एक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि क्या, कहाँ, कब, कौन और कैसे एक अमुक मतलब कोई भी क्रिया की जानी है। किसी भी कार्य को संपन्न करने से पूर्व उसके बारे में सोचना और उसके अनुसार कार्य को करने की रूपरेखा बनाना या योजना बनाना ही प्लानिंग कहलाता है। आप लोग प्लानिंग समझते होंगे, कोई भी कार्य करते हैं इसका प्लान किया जाए कि पहले प्लान करें इसके बाद कार्य करें, तो उसी को प्लानिंग बोलते हैं। बस आपको इसको शब्दों में लिखना है, इसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है, किसी भी कार्य को संपन्न करने से पूर्व उसके बारे में सोचना और उसके अनुसार कार्य करने की रूपरेखा बनाना या योजना बनाना, इसे ही बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के अंतर्गत दो बातों को सम्मिलित करते हैं। कौन कौन सी बातें हैं? पहला है इसमें आपका उद्देश्यों को तय करना और दूसरा है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्य की रूपरेखा तैयार करना। अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें है आपका ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। देखिए प्लानिंग द्वारा उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उन्हें कार्यान्वित करने की समस्या आती है जिसे प्रबंध संगठन के माध्यम से करते हैं। संगठन, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन जो है निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाला तंत्र है। उपक्रम की योजनाएं चाहे कितनी भी अच्छी एवं आकर्षक क्यों न हो, यदि अच्छे संगठन यानी अच्छे ऑर्गेनाइजिंग का अभाव है तो सफलता की कामना करना निष्फल होगा। इस तरह कुशल एवं प्रभावी संगठन का निर्माण करना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग में देखिए प्रबंध का प्राथमिक कार्य है कर्मचारियों की नियुक्ति करना, जिसका अर्थ है संगठन की योजना के अनुसार आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करना। स्टाफिंग का मतलब होता है कि उनको स्टाफ को मतलब कि अच्छे से मैनेज करना, उसके बाद उनको आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी आते हैं। कर्मचारियों का वेजेस निर्धारित करना, उनको ट्रांसफ़र करना, विकास का प्रयास करना, समय पर परामर्श देना जिससे कार्य कुशलता व दक्षता से संपन्न करने की क्षमता उत्पन्न हो सके। अब इसमें देखिए आपका जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, वो है डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका डायरेक्टिंग। ठीक है, प्रबंध मूलतः व्यक्तियों से कार्य करने व कराने की कला होती है। प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण कार्य होता है उपक्रम को निर्देशन अथवा संचालन प्रदान करना। निर्देशन का अर्थ है संस्था में विभिन्न नियुक्त व्यक्तियों को यह बताना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है तथा यह देखता है कि वे व्यक्ति अपना कार्य जो है उसी भांति से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। निर्देश जो होता है प्रबंधन का वह महत्वपूर्ण कार्य है जो संगठन प्रयत्नों को प्रारंभ करता है। इसके अंतर्गत भी 4 कार्य होते हैं। कौन कौन से? लीडरशिप, अभिप्रेरण, संप्रेरण और पर्यवेक्षण, सुपरविजन। ठीक है, तो ये इसमें पांचों ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद यहाँ पर आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको इसको भी तैयार करके जाना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसके मतलब मैनेजमेंट के क्या सिद्धांत हैं।
मार्केट सर्वे से आप क्या समझते हो, समझाइए। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि मार्केट सर्वे, क्योंकि ये मार्केट सर्वे करके एक ही चैप्टर है, शायद दूसरा चैप्टर मार्केट सर्वे करके ही है, इससे एक क्वेश्चन लगभग पक्का है कि एग्जाम में आएगा ही। देखिए मार्केट सर्वे कहने का मतलब है, देखिए मार्केट रिसर्च या मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च को बाजार एवं विपणन संबंधी आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह, इनका विश्लेषण एवं डेटा प्राप्त डेटा का अध्ययन करके उसको समुचित व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। साधारण शब्दों में इसे हम लक्षित बाजारों एवं ग्राहकों के बारे में जानकारी एकत्रित करने का एक व्यवस्थित प्रयास भी कर सकते हैं। मार्केट सर्वे का मतलब होता है कि जैसे कि आपके मार्केट में जब आप किसी भी मार्केट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि किस चीज़ की डिमांड है और वहाँ के जो कस्टमर्स होते हैं वहाँ पर कस्टमर किस चीज़ को मतलब कि अधिक पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से मार्केट सर्वे होता है। मार्केट मतलब कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है उसके स्कैनिंग एक हिसाब से कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट का हम स्कैनिंग करते हैं, इसके बाद जो होता है उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में भेजते हैं। क्योंकि अगर हम मार्केट का सर्वे है, मार्केट सर्वे अगर नहीं करेंगे और बिना जानकारी के ही कि किस एरिया में किस चीज़ की अधिक डिमांड है, कि वहाँ का कस्टमर जो है किस चीज़ को अधिक पसंद करता है, ये सब बिना जाने अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें आपको हानि हो सकता है। तो इसमें देखिए कहने का मतलब यही है कि मार्केट सर्वे को हम कह सकते हैं कि लक्षित बाजारों एवं ग्राहकों के बारे में जानकारी एकत्रित करने का एक व्यवस्थित प्रयास ही क्या कहलाता है, मार्केट सर्वे कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि ग्राहकों या उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं वरीयताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करने की क्रिया या गतिविधि ही मार्केट रिसर्च कहलाती है। हमने बताया ना आपको, वहाँ के जो उपभोक्ता है या कस्टमर हैं, वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है, किस प्रोडक्ट का डिमांड है, इन सभी के बारे में जानकारी को एकत्रित करने के लिए जो कार्य जो गतिविधि करते हैं उसी को मार्केट सर्वे बोला जाता है। तो देखिए मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च मार्केटिंग स्थितियों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी एवं आंकड़े प्रदान करता है, जिससे मार्केटिंग चुनौतियों से निपटने में उद्यमी को मदद मिलती है। अब एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर है, मार्केट रिसर्च करेगा या मार्केट सर्वे करेगा तो एक डाटा कलेक्ट करेगा, मतलब ऐसा डाटा जिससे वो क्या उसको प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी, कि मतलब किस जगह पर क्या एनवायरनमेंट है, कहाँ पर मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किस प्रकार के कस्टमर है, इन सब का एक डाटा मिल जाता है जो एंटरप्रेन्योर होता है। इससे उसको मार्केटिंग, क्योंकि आप देखिए अगर किसी भी चीज़ का आप प्रोडक्ट तो बना सकते हैं लेकिन सबसे कठिन काम होता है उसकी मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट को अपने मतलब फेमस करना, इसके लिए हमको मार्केट सर्वे किया जाता है। तो इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए कि मतलब कि एंटरप्रेन्योर एक अपने आइडिया को बिजनेस में तो कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन मार्केटिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मार्केट सर्वे ही क्या कर रहा है, मार्केट सर्वे जो है उसकी सहायता से हम किसी भी एरिया का, किसी भी जगह का हम एक क्या करते हैं, डाटा मतलब निकालते हैं, जिससे एंटरप्रेन्योर को मार्केटिंग चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है। फिर देखिए यहाँ पर कि किसी भी बिजनेस को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, वह है उसके सामने आने वाली मार्केटिंग की चुनौतियों, और मार्केटिंग रिसर्च इसी चुनौती से निपटने में मदद करता है। इसलिए यह बिजनेस प्लानिंग का एक अहम अंग है। तो हमने बताया सबसे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो एक आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर दे, वो होता है एंटरप्रेन्योर, और जो कार्य करता है, वो जो कार्य होता है उसे एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर के जो मतलब कि बाधाएं होती हैं वो क्या होता है, मार्केटिंग करना। तो जो मार्केट सर्वे होता है, मार्केट सर्वे जो होता है एक मतलब एंटरप्रेन्योर को काफ़ी मदद करता है, और यह बिजनेस प्लानिंग का एक मार्केट सर्वे जो होता है यह आपके बिजनेस के प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट सर्वे क्या होता है। इसके बारे में आप डिटेल में अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, समझाकर एग्जाम्पल की सहायता से। बाकी मार्केट सर्वे करने के कई तरीके हो सकते हैं। अपने मतलब कि क्या होता है ना कि एक मैनेजर होता है, फिर वो अपने कुछ व्यक्तियों को भेजता है मार्केट रिसर्च करने। तो इसके लिए बहुत सारे मार्केट रिसर्च करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे कि आप डिजिटली भी मार्केट सर्वे कर सकते हैं कि वहाँ के व्यक्तियों को किसी लिंक या किसी चीज़ के माध्यम से क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं, वहाँ का क्या एनवायरनमेंट है। तो मार्केट सर्वे के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया था मार्केट सर्वे से आप क्या समझते हैं, तो आपको बता दिया मार्केट सर्वे यही होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमने अब ये क्वेश्चन देख लिया मार्केट सर्वे क्या होता है। अब इसको आप अच्छे से लिख पाएंगे। एक बार अगर न समझ में आए फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सरकारी कंपनी जो है क्या होता है और इसके प्रमुख उद्देश्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में भी दिया गया कि आप कोई भी कंपनी सरकारी है या प्राइवेट कैसे आप समझेंगे। तो यही इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि सरकारी कंपनी होता क्या है और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं।
तो देखिए सरकारी कंपनी से क्या आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन था हमारा। तो देखिए सरकारी कंपनी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। सरकारी कंपनी को ही गवर्नमेंट कंपनी इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 617 के अनुसार सरकारी कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा कंपनी जिसकी प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल जो है उसका कम से कम 51% भाग जो है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केंद्रीय तथा अंशतः एक या अधिक राज्य सरकारों के पास में हो। तो कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, जैसे आप लोग कई जो जॉब के लिए जो वैकेंसीज निकाली जाती है उसमें आप देखते होंगे लिखा रहता है कि मतलब कि ये इंडिया मतलब कि कोई कंपनी ऐसी होती है जैसे मतलब कि लिखा हुआ होता है कि ये जो मतलब कि कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो उसमें इंडिया मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उसका भी कुछ योगदान होता है उसमें। तो यही इसमें से इस कहने का मतलब इसका यही है कि सरकारी कंपनी का मतलब होता है जिसका पेड अप कैपिटल जो है, पेड अप कैपिटल का कम से कम 51% भाग जो है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास में होता है। फिर देखिए इसमें वह कंपनी भी सम्मिलित है जो किसी कंपनी की सहायक है। इस परिभाषा से स्पष्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस परिभाषा से स्पष्ट है कि कंपनी की चुकता पूंजी मतलब पेड अप कैपिटल जो है पर सरकार का अधिकार होता है, जिसके अंतर्गत कंपनी के अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम से क्रय किए जाते हैं। संगठन के इस प्रारूप में सरकार के अतिरिक्त देशी व विदेशी व्यक्तियों का अंशधारियों के रूप में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की कंपनी पर सरकार का प्रबंध एवं स्वामित्व होने के कारण ही इन्हें सरकारी कंपनी कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि सरकारी कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसका पेड अप कैपिटल जो पेड अप कैपिटल मतलब जो चुकता पूंजी होती है उस पर सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, उस पर सरकार का कौन सरकार, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार, उसमें उसका योगदान होता है। ठीक है, इसीलिए तो इस प्रकार के जो मतलब कि ऐसी कंपनी जिस पर सरकार का क्या होता है, सरकार का सहयोग प्राप्त किया जाता है या फिर सरकार का प्रबंध एवं स्वामित्व होता है, इसी कारण से इनको हम सरकारी कंपनी कहा जाता है। और जो जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं उस पर सरकार का पूरी तरह से स्वामित्व होता है। लेकिन कुछ सरकारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जैसे कि मद्रास फर्टिलाइजर तथा मद्रास रिफाइनरीज, इसमें क्या होती है, विदेशी सहभागिता होती है। अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो देखते हैं इसका सरकारी कंपनी का जो फीचर मेन फीचर क्या विशेषताएं होती हैं वो देख लेते हैं। सरकारी कंपनी के जो विशेषताएं वो क्या है, सरकारी कंपनी प्रबंध व्यवस्था। तो जो सरकारी कंपनी होती है उसमें केंद्रीय सरकार को, जो केंद्र का सरकार होती है उसको अधिकार होता है कि वह सरकारी कंपनी पर जो भी नियम या लागू होते हैं उसमें किसी भी प्रावधान से पूर्णतः या पूरी तरह से छूट दे सकता है। अब देखिए इसमें अगला है कि जो सरकारी कंपनी की विशेषता है उसमें क्या है, सरकारी कंपनी के कर्मचारी। कहने का मतलब जो सरकारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होती हैं वो सरकार के अंडर में, सरकार कंपनी के अंडर में काम करते हैं। कहने का मतलब सरकारी कंपनी जो है, जो सरकारी कंपनी है वो बिना सरकारी अनुमति के 58 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति की नियुक्ति जो है 3500 से 4000 के ऊपर के वेतनमान में नहीं कर सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग द्वारा उद्यमिता विकास में दी जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, इसके बारे में देख लेते हैं। और साथ ही लगातार ये देख लेंगे हम जो यहाँ पर दिया गया MSME और SIDBI दोनों के बारे में देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को परिभाषित करो एवं उसके गुण तथा लक्षण बताओ, इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं MSME के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि MSME का मतलब होता क्या है। देखिए MSME जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। MSME का मतलब होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है। ये देश का केवल सकल घरेलू मतलब GDP, जो देश का GDP है उसमें 29% का योगदान करता है। और MSME सेक्टर में देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। तो ये होता है MSME। अब यहाँ पर हम MSME के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि इस बात पर निर्भर होता है उस देश में छोटे और मध्यम उद्योगों की संख्या कितनी है। देश के विकास में छोटे और मध्यम उद्योगों के योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से इन उद्योगों की मदद करने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम
मंत्रालय बनाया गया है। एमएसएमई का मतलब होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय बनाया गया है। यह मंत्रालय क्या करता है? यह मंत्रालय सूक्ष्म, कुटीर, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए काम करता है। कहने का मतलब जो एमएसएमई होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने इस प्रकार का अनाउंसमेंट किया, तो एमएसएमई यही होता है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हैं उनके लिए वह काम करता है, उनके लिए कोई अनाउंसमेंट करता है तो बोला जाता है कि एमएसएमई में किया गया है। तो मंत्रालय द्वारा इन उद्योगों को एमएसएमई की संज्ञा प्रदान किया गया है क्योंकि इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग आते हैं। फिर देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इसलिए एमएसएमई को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम कहा जाता है। अब देखिए एमएसएमई इन उद्योगों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जो उद्योगों के विकास में बहुत उपयोगी होती हैं। एमएसएमई के अंतर्गत मुख्य रूप से दो तरह के उद्योग आते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर वह होता है जिसमें ग्राहकों की सेवा की जाती है। सर्विस सेक्टर नाम से पता चल रहा है ग्राहकों की सेवा की जाने वाला सेक्टर है। तो मतलब किसी व्यक्ति का कोई काम जब किसी संस्था, कंपनी या फैक्ट्री द्वारा किया जाता है तो उसे सर्विस कहते हैं। अगला सेक्टर इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है नाम से ही स्पष्ट है किसी चीज़ के निर्माण से संबंधित बात हो रही है। लेकिन एमएसएमई के उन्हीं उद्योगों को मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज कहते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ तक का होता है। कहने का मतलब जो देश में मौजूद सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एमएसएमई बोलते हैं। और एमएसएमई कौन कौन सी सेवाएं हमको प्रदान करता है? कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे तकनीकी सहायता, आर्थिक सहायता, सामान्य सुविधा, प्रबंधकीय सलाह, ट्रेनिंग व प्रैक्टिकल कराना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। हमने आपको भी बताया भारत के जीडीपी में एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है। अब हम देखते हैं SIDBI। अगला क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से यही इंपॉर्टेंट था, SIDBI। तो SIDBI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1960 को किया गया था। यह एक ऐसा बैंक है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम यानी MSE कारोबारी, मतलब जो SIDBI है उनको जो आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है वो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है। अब देखिए SIDBI के बारे में आगे कि इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इसके चेयरमैन डॉक्टर छत्रपति शिवाजी हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत हद तक मदद देता है। इसके जरिए लगभग 11 करोड़ रोजगार पैदा होता है। अब SIDBI क्या करता है? आर्थिक सहायता प्रदान करता है, मध्यम उद्योग की स्थापना करता है और विश्व के विकास बैंकों में SIDBI को जो है 30वां स्थान प्राप्त है। मतलब जो विश्व के जो डेवलपमेंट करने वाले बैंक होते हैं उसमें इसको 30वां स्थान जो है प्राप्त है। इसके अलावा इन पर भी टिप्पणी करने को आ सकता है एग्जाम में, नाबार्ड और NISBUD, तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ये शायद आपका चैप्टर नंबर 3 है जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए एवं इसकी विशेषताओं को भी लिखिए। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। तो देखिए किसी भी योजना या परियोजना को प्रारंभ करने से लेकर उसके सुचारू रूप से संचालित होने तक का संपूर्ण विवरण जो है एक लिखित दस्तावेज या कागज़ पर तैयार करना ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है। इसके द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना का व्यवहारिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई घर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप स्टार्ट से लेकर अंत तक, मतलब कि घर के नक्शे से लेकर कितना खर्च आएगा उसमें पूरे एंड तक, तो इसके लिए आप एक क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट पर कुछ चीज़ें तैयार करेंगे, डाटा तैयार करेंगे, इतना खर्च लगेगा, इतने स्थान में होगा, इतने पैसे लगेंगे, तो इन सब का एक रिपोर्ट बनाते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इसमें यही कहा जा रहा है किसी भी योजना या परियोजना को प्रारंभ करने से लेकर उसके सुचारू रूप से संचालित होने तक, मतलब अगर आप बिजनेस खड़ा कर रहे हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर बिजनेस को चलने तक, उसके लिए एक पूरा डाटा जो है, एक विवरण जो है, एक लिखित दस्तावेज कागज़ पर तैयार करना ही क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है। क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अब स्टूडेंट के मन में समझ में नहीं आता कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखें क्या, तो आप लोग समझ लीजिए पूरे इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो ये वर्ड है इसी में पूरा आंसर छिपा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या। बस आपको ये समझना है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट संबंधित किससे होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है किसी भी योजना हो गया, कोई भी स्कीम या कोई भी परियोजना, इनसे संबंधित होता है और इसके द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना का व्यवहारिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अब अगर इसके हम कॉन्सेप्ट की बात करें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो देखिए प्रत्येक नया उद्यमी जब कोई भी व्यापार प्रारंभ करता है, इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा रहे हैं, प्रत्येक नया उद्यमी जब कोई भी व्यापार प्रारंभ करता है तो उस व्यापार को प्रारंभ करने से पहले
प्रारंभ करने से पहले क्या करता है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है, क्योंकि हर नए व्यापार को प्रारंभ करने में प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मुख्य भूमिका होती है। अर्थात प्रोजेक्ट रिपोर्ट नामक दस्तावेज विवरण प्रस्तावित व्यापार की संपूर्ण तस्वीर के बारे में विवरण प्रदान करता है। कहने का मतलब, जैसे आप फिर से एग्जांपल देते हैं, जैसे घर बनाने का, तो घर बनाने का आप एक बार कल्पना करेंगे घर इस टाइप का होगा, उसके बाद उसके क्या करेंगे, जो मतलब घर के डिज़ाइन बनाता है उससे डिज़ाइन बनवाएंगे, तो मतलब कि एक आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइप से घर होगा और उसमें कोई कमी है या नहीं है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि प्रोजेक्ट नामक दस्तावेज जो होता है प्रस्तावित व्यापार की संपूर्ण तस्वीर के बारे में विवरण प्रदान करता है। यह प्रस्तावित योजना, देखिए फिर यहाँ पर, यह प्रस्तावित योजना में होने वाली सभी गतिविधियों की संभावनाओं का पता लगाने में सहायक होता है। लगभग प्रत्येक छोटा तथा बड़ा व्यापार प्रारंभ करने वाले उद्यमी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि प्रत्येक उद्यमी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में अवश्य जानकारी रहती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, जैसे कि पहले चैप्टर में पढ़ा एंटरप्रेन्योर कौन होता है, फिर दूसरे में पढ़ा अगर एंटरप्रेन्योर वो बन भी गया, मतलब कि आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, तो उसके बाद वो मार्केट सर्वे करेगा, मार्केट सर्वे के लिए फिर वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट तैयार करेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा। बिल्कुल चैप्टर वाइज सही से दिया गया है इसमें, एंटरप्रेन्योर, फिर मार्केट सर्वे, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कॉन्सेप्ट। अब इसी में जो क्वेश्चन ऐड करके आएगा वो आएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विशेषताएं लिखिए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विशेषताएं, 2-3 विशेषताएं देख लेते हैं, बाकी इसके बाद आप लोग समझ जाएंगे। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो क्वालिटीज़ हैं, वो जो विशेषताएं, वो इस प्रकार से हैं कि यह किसी भी व्यापार को, अब आप सोच सकते हैं अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका एक डाटा तैयार करते हैं, उसका एक ढांचा तैयार करते हैं, तो उससे आपको क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, यहाँ पर वही बताया गया है। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है, यह किसी भी व्यापार को शुरू या प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक जानकारियों, सूचनाओं तथा विश्लेषणों का भंडार है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सहायता से विशेषज्ञों की राय पर परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण किया जाता है, ताकि बाद में उद्यमी का कोई जोखिम न उठाना पड़े। इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तावित योजना की, तीसरा है ये, इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तावित योजना की आर्थिक व्यवहार्यता का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद, डाटा तैयार करने के बाद आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना धन का व्यय होगा। अब देखिए इसमें हम अगर नेक्स्ट जो इसकी विशेषता उसकी बात करें, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है। अगला है इसमें, इस रिपोर्ट को परियोजना की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही तैयार करना चाहिए। और फिर देखिए यहाँ पर फिर इसमें देखिए अगला इसकी विशेषता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लाभ एवं खर्चों की गणना का आधार माना जाता है। जो चीज़ें लिखी गई बिल्कुल क्लियर लिखा गया है और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विशेषताएं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट, इसका वह सकता है, मैनेजमेंट को डिफाइन कीजिए और इसकी विशेषताओं एवं महत्वों का वर्णन कीजिए। इसके पिछले वाले 2 मैराथन क्लास चल चुके हैं आईएमडी की, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया था मैंने, तो प्रबंधन को भी उसमें थोड़ा सा बताया था। यहाँ पर डिटेल में आपको बताएंगे प्रबंधन होता क्या है। देखिए प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, जो कि निम्नलिखित है। मेरी नील्स के अनुसार अच्छा प्रबंध जो है मानवीय तथा भौतिक के सदुपयोग से भागीदार तथा जनसाधारण की संतुष्टि के लिए वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इनके अनुसार ये मैनेजमेंट की परिभाषा है। देखिए स्टैनली विंस के अनुसार प्रबंधन केवल निर्णय करने तथा मानव की योग्यता को सही दिशा में नियंत्रित करने की गतिविधि है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समय में हो सके। फिर अलग वैज्ञानिक यहाँ पर अपना अलग मत दे रहे हैं कि CW विल्सन के अनुसार निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्ति के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रबंधन होता क्या है। तो अब बात आती है प्रबंधन के कौन कौन से काम हैं। तो देखिए प्रबंधन के जो काम है वो हैं, 2 काम हैं इसके, प्रमुख कार्य, सहायक कार्य। प्रबंधन के कार्य से आपको प्रबंधन की पूरी डिफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रबंधन के जो कार्य हैं कौन कौन से क्या हैं, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। प्रमुख कार्य में कौन कौन सा है, योजना, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरण। सहायक कार्य में संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, निर्णय लेना, नवाचार, प्रतिनिधित्व। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी करने वाला। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का आता है, तो ये तीनों पर टिप्पणी करके आपको बताना है। पहला है संगठन क्या है, नियुक्ति करना और निर्देशन। तीनों के बारे में देखते हैं। देखिए एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार संगठन का अर्थ जो होता है व्यक्तियों के समूह से है, जो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। कहते हैं ना संगठन में काम करने से क्या होता है, कोई काम अच्छे से हो जाता है। फिर यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिक में अलग अलग मत है सबका, लेकिन यहाँ पर देखिए हेनरी फेयोल के अनुसार संगठन को 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है देखिए मानवीय संगठन, दूसरा है भौतिक संगठन। ठीक है, इसमें के अंदर इसके बाद मानवीय संगठन और भौतिक संगठन। इसमें देखिए नियुक्ति करना क्या होता है, अब ये भी समझा देते हैं नियुक्ति करना क्या होता है। इसमें भी वैज्ञानिक का मत ही दिया गया है। जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियुक्तियां करना संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्यशक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य है। श्री कुंटज और डोनेल के अनुसार नियुक्ति में संगठन संरचना का जनप्रबंध सम्मिलित है, जो कार्यों का उचित एवं प्रभावी चयन, मूल्यांकन तथा नियुक्ति व्यक्तियों का विकास करता है, जिससे कि वे संरचना के अनुसार योगदान प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार से आपको निर्देशन भी समझ में आ रहा होगा कि निर्देशन क्या होता है, डायरेक्ट मतलब दिशा देना। देखिए साधारण बोलचाल निर्देशन का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्तियों से कार्य कराना है। प्रबंधकीय कार्यों में निर्देशन का अर्थ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना। जैसे कि होता है ना, कई जगह पर 5-6 कर्मचारी मिलकर काम करते हैं, एक वहाँ पर मेन होता है जो उनको निर्देशित करता है कि इस प्रकार से कार्य करना है, तो उसी को बोला जाता है निर्देशन। निर्देशन का अर्थ होता है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना एवं उसका सुपरविजन मतलब पर्यवेक्षण करना। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार निर्देशन को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो अगर ये आता है एग्जाम में तो आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पर 3 चीज़ दिए गए हैं, वो आपको बता दिए हैं। 3 दिए गए, एक है आपका ऑर्गेनाइजेशन, एक है स्टाफिंग मतलब नियुक्ति करना, एक है डायरेक्शन मतलब निर्देश देना। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पर टिप्पणी करने के लिए आ सकते हैं। तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है और तीनों हम पिछले मैराथन क्लास में बता चुके हैं। तीनों आप लोग उस मैराथन क्लास को जाकर देख लीजिए। रेखा संगठन, रेखा एवं स्टाफ संगठन, क्रियात्मक संगठन, ये नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों बता चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में नहीं बताएंगे। तो हमने पार्ट ए में देख लिया एंटरप्रेन्योरशिप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट सर्वे से और प्रोजेक्ट रिपोर्ट से, और मैनेजमेंट से भी 3-4-5 से अधिक क्वेश्चन आपको बता दिए। मैनेजमेंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। और मैनेजमेंट में जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों के बारे में आपको बता दिए हैं। अब उसी के आगे आपका अगला चैप्टर है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेतृत्व की अवधारणा के नेतृत्व से आप क्या समझते हैं। एक लीडर जो होता है उसमें कौन कौन से क्वालिटीज़ एवं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए अगर इंट्रोडक्शन आप लीडरशिप मतलब कि नेतृत्व की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों के व्यवहार को बदलकर उनको साथ में लेकर चलने की कला को ही क्या बोला जाता है, नेतृत्व कहा जाता है। कहने का मतलब नेतृत्व जो है एक कला होता है। देखिए फिर लीडरशिप एक योग्यता है, यह एक योग्यता है जिसे डेवलप करना होता है, और यह एक ऐसी योग्यता है जिसमें आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों को गोल को पूरा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट का हिंदी होता है अभिप्रेरण। अब यहाँ पर जो लीडरशिप होता है उसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर समझाए हैं कि देखिए लीडरशिप जो है एक गुण न होकर गुणों का समूह होता है। लीडरशिप एक प्रोसेस है, लीडरशिप एक मार्गदर्शन होता है और लीडरशिप एक जिम्मेदारी होता है। अब इसका हम डिफिनेशन और अर्थ इसका समझते हैं। देखिए सामान्य अर्थ में नेतृत्व का मतलब होता है एक ऐसा विशेष व्यक्ति जिसके पास यह कौशल हो कि वह अन्य व्यक्तियों को अपना अनुयायी बना लेता है तथा उनकी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को संपन्न कराने में सफल रहता है। जैसे कि आप लोग YouTube पर मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो उससे आप क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं कुछ करने के लिए। तो एक मोटिवेशन जो होता है, जो वहाँ पर नेतृत्व होता है, वही यहाँ पर मतलब है कि वो एक मतलब कि एक ऐसा माइंडसेट बना देता है लोगों के मन में कि वो उसे अपना अनुयायी बना लेता है और उसी के इच्छा के अनुसार वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराने में वो सफल रहता है। फिर यहाँ पर देखिए लीडरशिप एक गुण न होकर गुणों का एक समूह होता है। श्री बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष का वह व्यवहारिक गुण है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित व संगठित करके अभीष्ट कार्य कराने में सफल हो जाता है, साथ ही उसका मार्गदर्शन भी करता है। फिर अलग वैज्ञानिक के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए कि वेड्रिच के अनुसार नेतृत्व जो है लोगों को प्रभावित करने की एक कला है जिससे वे समूह लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इच्छापूर्वक एवं उत्साहपूर्ण ढंग से आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर 3 पॉइंट है। देखिए नेतृत्व जो है सामूहिक रूप से व्यक्तियों को प्रभावित करने का एक प्रक्रिया होता है। नेतृत्व एक ऐसी कला है जो दूसरे व्यक्तियों को, सबसे पहले आपको यहाँ पर नेतृत्व का मतलब समझना होगा, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में लिख लेंगे। नेतृत्व एक ऐसी कला होती है जो दूसरे व्यक्तियों को सहर्ष कार्य करने व लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने को प्रेरित करता है। जैसे कि हमने बताया, आप किसी की बातें सुनते हैं जो आपको अगर उनकी बातें आपको अच्छा लगता है, आपको प्रेरित करता है, तो क्या एक ऐसा नेतृत्व करता है जिससे आपके माइंड को बदल देता है और वह अपने अनुसार आपको कार्य करने को बोलता है। फिर यहाँ पर देखिए विभिन्न व्यक्तियों को एक समूह में बांधना तथा उन्हें निर्धारित लक्ष्यों की ओर सहर्ष बढ़ने की प्रेरित करना जिस मानवीय गुण के द्वारा संभव होता है उसे नेतृत्व कहते हैं। जैसे नेता आप लोगों को सुना होगा ना, नेता जब
जो कहता है नेता वही करते हैं लोग, क्योंकि वो ऐसा माइंडसेट कर देता है लोगों के बीच में, ऐसा मोटिवेशन दे देता है, ऐसी मतलब प्रभावित कर देता है कि वो अपना काम जो है उनसे करवाता है नेतृत्व के जरिए। अब देखिए नेतृत्व की आवश्यकता से क्या मतलब है, नेतृत्व की आवश्यकता क्यों। देखिए प्रायः सभी व्यक्ति स्वयं से कोई कार्य आरंभ नहीं करते, कोई भी काम आरंभ नहीं करते, ठीक है। तो अगर यहाँ यूट्यूब पर हम आपको मैराथन क्लास चला रहे हैं तो हम स्वयं से नहीं किए हैं, ठीक है, स्वयं से नहीं किए हैं, इसका मतलब स्वयं से ये कार्य आरंभ नहीं किए हैं, मतलब कि हम ये सोचकर आरंभ किए हैं ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। मतलब यहाँ पर भी एक नेतृत्व का गुण आ जाता है। कहने मतलब यहाँ पर देखिए वे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस करते हैं, जैसे आप लोग किसी ऐसे टीचर या किसी ऐसे लोगों को महसूस करते हैं, उनकी आवश्यकता को महसूस करते हैं जो आपको इस सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ा पाए। वही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस करते हैं जो ये बताए कि उन्हें करना क्या है, कैसे, कितना आदि, और जो व्यक्ति इन बातों कार्यों को संभव बनाता है उसे ही नेता कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल के नेता का डेफिनेशन ही कुछ अलग ही है। फिर यहाँ पर देखिए किसी व्यवसाय में नेतृत्व की आवश्यकता निम्न कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। पहला पॉइंट है इसमें प्रेरणा के लिए, उद्यम की सफलता के लिए कर्मचारियों को प्रेरणा आवश्यक है। फिर देखिए सहयोग हासिल करने के लिए एक संगठन केवल अपने कर्मचारियों और प्रबंधकों से सहयोग हासिल करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। फिर यहाँ पर देखिए जनशक्ति उपयोग के लिए अच्छे नेतृत्व की मदद से जनशक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो आप छोटा छोटा हेडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर हमने छोटा छोटा इसलिए लिखा ताकि हेडिंग से ही हम बहुत सारा कंटेंट बना सकते हैं। तो ये क्वालिटी आप लोग भी ले, जैसे यहाँ पर हमने केवल हेडिंग लिख दिया है सामाजिक जिम्मेदारी पूरा करने के लिए, प्रभावी संचार बनाने के लिए। तो यहाँ पर इससे क्या है, नेतृत्व को समझ लेंगे और उसकी क्या है आवश्यकता को समझ लेंगे, हेडिंग समझ लेंगे, इसके बाद आप पूरा कंटेंट लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए और नेतृत्व का आवश्यकता क्या है, टीम भावना के लिए, लक्ष्य के निर्धारण के लिए। अब हम ये देख लेते हैं कि एक लीडर में क्या क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ सकता है, अगर ये नहीं पूछेगा कि लीडरशिप से क्या समझते हैं या फिर उसका कॉन्सेप्ट बताइए, तो ये भी आ सकता है कि लीडर से आप क्या समझते हैं, लीडर की क्वालिटीज़ क्या हैं। देखिए नेतृत्व करना एक खास कला है जो सामान्य व्यक्ति के अंदर नहीं होता। श्रेष्ठतम लीडर वही बन पाता है जिसके अंदर निम्न गुण पाया जाता है। पहला देखिए इसमें क्वालिटी, देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग ही लिखा है, बाकी एग्जाम में आपको डिटेल में लिखना है। पहला क्वालिटी इसमें नेतृत्व को होना चाहिए जो अनुशासन प्रिय नेतृत्व करता हो और स्वयं अनुशासित जीवन जीता हो, वो ये क्वालिटी एक लीडर में होना चाहिए। और उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, उच्च वृद्धि, स्वनियंत्रण, उत्तम सामाजिक भावना, सही निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास, स्पष्ट योजना, श्रमशीलता, सहानुभूतिपूर्ण सोचना, उत्तरदायी होना, शालीन व्यवहार और फिर साहस, संस्थान के लिए समर्पण भावना, गंभीर और विनोदी जानकारी की पूर्णता। तो ये सब क्वालिटीज़ जो हैं एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में, एक नेता में होना चाहिए। अब देखिए एक अंतर आ सकता है एग्जाम में कि मैनेजर और लीडर में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं मैनेजर और लीडर में क्या अंतर होता है। देखिए किसी भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर तथा लीडर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं एक मैनेजर, कंपनी का मैनेजर और एक नेता, दोनों में अंतर तो होगा ही। तो यहाँ पर कौन कौन सा अंतर वो आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट इसमें देखिए है, पहला पॉइंट है कि नेतृत्व एक कौशल है और इस क्षमता के अधिकारी को एक लीडर के रूप में जाना जाता है, जबकि प्रबंधन जो है एक अनुशासन है और इस अनुशासन के व्यवसायी को प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। एक नेता निर्धारित अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अधीनस्थों को प्रभावित करता है, जबकि प्रबंधक क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे संगठन का प्रबंधन करता है। एक प्रबंधक जो होता है वो निर्णय लेता है, जबकि नेता इसे सुविधाजनक बनाता है। अगला अंतर जो इसमें है कि एक नेता जो होता है सही काम करने का प्रयास करता है, इसके विपरीत एक प्रबंधक सही प्रयास करने हेतु काम करता है। अगला है इसमें एक नेता अपने साथियों के विकास तथा वृद्धि का लक्ष्य रखता है, जबकि एक प्रबंधक का उद्देश्य अंतिम परिणामों को पूरा करना है। एक नेता जो होता है लोगों को संरेखित करता है, जबकि एक प्रबंधक लोगों को संगठित करता है। बाकी यहाँ पर टाइप्स ऑफ लीडर भी हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स तो भेज चुके हैं पहले ही। यहाँ पर अब हम देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस स्टडी ऑफ ग्रेट लीडर, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। देखिए एक जो अच्छा लीडर होता है उसके पास ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पर पहुंचाने का हुनर होता है। उसके पर्सनालिटी में कुछ खास बातें होती हैं जो उनको बाकियों से अलग करती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ हमने ग्रेट लीडर का बारे में ग्रेट लीडर का नाम लिखा है, उनके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। किसी ग्रेट लीडर के बारे में आप केस स्टडी कीजिए, मतलब उनके बारे में पूरा डिटेल में बताइए।
तो यहाँ पर देखिए जैसे ज्योति बसु हो गया, नरसिम्हा राव, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो ये सब एक ग्रेट लीडर हैं। तो अगर आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं तब भी आप लीडर में क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या आवश्यकता होनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप खुद से लिख देंगे। अब इसी में लीडरशिप में ही एक के बाद है आपका मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या होता है देखते हैं। मोटिवेशन का हिंदी होता है अभिप्रेरण या प्रोत्साहन। देखिए इस शब्द का अर्थ होता है प्रेरणा देना या गति देना। मोटिवेशन एक तरह की प्रेरक शक्ति है जो हमारे काम करने की क्षमता को दोगुनी बढ़ा देता है। किसी भी बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए या सक्सेसफुल बनने के लिए हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। जो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है उसलिए हम रिपीट करके आपको समझा नहीं रहे, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा, बस आप लोग ध्यान से सुनते चलिए तो आपको समझ में आता रहेगा। देखिए प्रोत्साहन या अभिप्रेरण दोनों मतलब मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वह कार्य करने हेतु दृढ़ संकल्प हो जाए और अपनी अधिकतम सामग्री व शक्ति का प्रयोग करके अपने संगठन जिसमें वह कार्यरत है के अभीष्ट लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करने के लिए सक्षम हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग डिफिनेशन दिया है। विलियम जी स्कॉट के अनुसार अभिप्रेरण ऐच्छिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मनुष्य को कार्य करने की प्रेरित करने की प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है कि फैक्टर अफेक्टिव मोटिवेशन, मोटिवेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वीडियोस देखते होंगे तो भी आपको पता हो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देख भी लेते हैं। अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यक्ति को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने हेतु प्रेरित करने वाले कारक, वो क्या है, उपलब्धियां, प्रगति, वृद्धि या विकास, पहचान, अधिकार एवं दायित्व, कार्य, व्यक्ति में असंतुष्टि पैदा करने वाले कारक। फिर देखिए यहाँ पर अगला है जॉब सुरक्षा, अंतर व्यक्तिक संबंध, वेतन, पगार तथा अन्य आर्थिक लाभ, पद या पदवी। ये सब क्या है, मोटिवेशन, ये सब क्या है, अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभिप्रेरण देखिए मोटिवेशन जो होता है एक वैज्ञानिक संकल्पना है, एक सतत प्रक्रिया है, एक जटिल कार्य होता है। अब देखिए एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, मतलब कि सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन, हर एक स्टूडेंट के अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना ही चाहिए। किसी भी वीडियोज़ या किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो वीडियोज़ की सहायता से या किसी की सहायता से आप मोटिवेशन लेंगे तो वो क्षणिक होगा, मतलब कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन हर स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। देखिए जब जीवन में चुनौतियों तथा अवसरों को स्वीकार करने की बात आती है तो ऐसे समय में स्वप्रेरणा बहुत जरूरी होती है। ठीक है, इसके बाद स्वप्रेरणा व आत्म प्रेरणा का बल जीवन की योजना बनाने तथा कठिनाइयों को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तीसरा पॉइंट है जीवन में उत्साह प्रदान करने के लिए स्वप्रेरणा मतलब सेल्फ मोटिवेशन अति महत्वपूर्ण है। स्वप्रेरणा जो है जीवन सकारात्मक ऊर्जा से जीवन को ओतप्रोत कर देता है। फिर यहाँ पर अगला देखिए पॉइंट है स्वप्रेरणा संतोषजनक जीवन जीने की एक कुंजी है। वह व्यक्ति के आत्मविश्वास तथा आत्मविवेक में वृद्धि करने का एक साधन है। कोई भी व्यक्ति स्वप्रेरणा के सहारे जीवन में प्रोत्साहित कर सकता है। तो ये लीडरशिप एंड मोटिवेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम अगला चैप्टर में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अब देखिए अगला है आपका मानव संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ये अगला चैप्टर है, इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी से क्वेश्चन देखते हैं। पहले सबसे पहली बात जो चैप्टर के नाम है उसी से एक क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे चैप्टर है अगला का मानव संसाधन प्रबंधन, तो इसी से क्वेश्चन बनेगा। और अगर इससे क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो अगर आप मानव संसाधन प्रबंधन होता क्या यही नहीं जान पाएंगे तो एग्जाम में जो भी लिखेंगे बिल्कुल गलत लिखेंगे। तो इसका जो चैप्टर का जो बेसिक चीज़ है वो आपको समझ लेना चाहिए, और बाकी यहाँ पर आपको अच्छे से हम समझा ही रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मानव संसाधन प्रबंधन का मतलब होता है मानव संसाधन के प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति एवं संगठनों को लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है जिससे कि वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। किसी उद्योग में किसी उत्पाद का बृहद उत्पादन करने के लिए आवश्यक कुशल एवं दक्ष व्यक्तियों के समूह का सुगमतापूर्वक चयन करना ही मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ह्यूमन रिसोर्स में ऐसे ह्यूमन रिसोर्स करके कुछ इसका इंग्लिश होता है। ठीक है, देखिए अब इसका मतलब समझा देते हैं मानव संसाधन प्रबंधन का। यहाँ पर हमने बताया कि मानव संसाधन के प्रबंधन से तात्पर्य इसके अंतर्गत व्यक्ति एवं संगठनों को लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है जिससे कि वांछित उद्देश्य की प्राप्ति, मतलब कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए एक ऐसे कुशल एवं व्यक्तियों का जो मतलब चयन किया जाता है। जो कहते हैं ना एचआर जिसे आप बोलते हैं, उसी से थोड़ा बहुत संबंधित है ये कि मतलब कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक कुशल व्यक्ति एवं
कुशल व्यक्ति की जो का चयन करना जो होता है वो मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है। अगर व्यक्ति जो कुशल होगा और उस काम में दक्ष होगा, उस काम में सही होगा, तो जो आपके काम का उद्देश्य उस उद्देश्य का प्राप्ति हो जाएगा। अन्यथा गलत चयन पर क्या होता है, वह काम पूरा नहीं हो पाता है। तो यही मतलब है मानव संसाधन प्रबंधन का। यहाँ पर हमने बिल्कुल सही साफ शब्दों में बता भी दिया आपको। इसका मतलब यही होता है कि आवश्यक कुशल एवं दक्ष व्यक्तियों के समूह का सुगमता पूर्वक चयन करना ही क्या कहलाता है, मानव संसाधन का अंतर्गत ये आता है। अब बात आती है कि मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं। तो उद्देश्य के बारे में यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन बहुत व्यापक होता है। प्रत्येक संगठन में यह पूर्व निर्धारित होता है कि प्रत्येक प्रबंधन द्वारा प्रत्येक स्तर पर आवंटित कार्य संपादित किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण कार्य एक निश्चित क्रम में किया जाना आवश्यक होता है। यह मानव संसाधन कार्यात्मक प्रबंधकों द्वारा संपन्न किए जाने वाली स्वतंत्र प्रक्रिया है। फिर यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है इसमें कि यह समस्त प्रकार के संसाधनों का उचित उपयोग करने में सहायता करती है। अब यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं कि भर्ती तथा चयन को परिभाषित कीजिए। भर्ती और चयन में क्या अंतर है, इसको परिभाषित करना है। देखिए, भर्ती का मतलब होता है कर्मचारियों की भर्ती का तात्पर्य है उस व्यवस्था से है जो किसी उपक्रम या उद्योग या संस्थान में आवश्यक कर्मचारियों का चुनाव करने के लिए काम में लाई जाती है। व्यावसायिक उपक्रमों में आए दिन विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए कर्मचारी की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए बाहरी व्यक्तियों की भर्ती की जाती है। अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक ने यहाँ पर डेफिनेशन इसका बताया है कि भर्ती का मतलब होता है भावी कर्मचारियों की खोज तथा उपक्रम में काम करने के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरणा देना एवं प्रोत्साहित करना। और चयन क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, कर्मचारियों का चयन करना वास्तव में एक निर्णय संबंधी प्रक्रिया है। अतः इस संबंध में निर्णय लेते समय अत्यंत सावधानी से कार्य करना चाहिए। चयन एक विभेदात्मक क्रिया कही जा सकती है जिसमें योग्य कर्मचारियों की तो नियुक्ति कर ली जाती है और कुछ कर्मचारियों को छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर वैज्ञानिक ने यहाँ पर डेफिनेशन दिया है। इसका मतलब बताया है कि चयन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें नियुक्ति के इच्छुक प्रत्याशियों को दो वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से? वे प्रत्याशी जिन्हें नियुक्त किया जाना है और तथा वे प्रत्याशी जिन्हें अस्वीकृत किया जाना है। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामग्री नियंत्रण की एबीसी विश्लेषण को समझाइए। एबीसी विश्लेषण भी आता है, जो टिप्पणी करने का लास्ट क्वेश्चन है उसमें आता है एबीसी विश्लेषण। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में मैंने लिखा है अपने नोट्स में, वो आपको हम भेज चुके हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, जो कर टैक्स करके है इस पर भी टिप्पणी करने का आता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और जीएसटी के बारे में भी इसमें पूछा जाता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा टैक्स के बारे में। देखिए, टैक्स जो होता है शुल्क की वह दर है जो सरकार द्वारा व्यक्तियों, उत्पादों और सेवाओं पर लगाया जाता है। टैक्स का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों की पूर्ति करना होता है। यह कर सरकार द्वारा सार्वजनिक हितों के लिए किया जाने वाला होता है। इसमें यही बताया गया है जो टैक्स है मतलब आपकी सुविधाओं के लिए लगाया जाता है। सरकार टैक्स वसूलता है ताकि वह मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कर सके। और देखिए टैक्स का वर्गीकरण देखिए दो प्रकार होता है इसमें। टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके अंतर्गत वे सभी टैक्स सम्मिलित किए जाते हैं जो व्यक्तियों की आय तथा संपत्ति पर लगाए जाते हैं तथा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा स्वयं वहन किए जाते हैं जिन पर ये कर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर का आकलन एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, उदाहरण जैसे आयकर, संपत्ति कर, धन कर। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, जिस टैक्स का आकलन या कर निर्धारण विभिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे सेवा कर, उत्पादन कर, आयात निर्यात शुल्क। अब अगला है आपका इसमें देखिए आयकर। आयकर क्या होता है, मतलब इनकम टैक्स। यह कर जो है देश के प्रत्येक ऐसे नागरिक या व्यक्ति के द्वारा भारत सरकार को चुकाना पड़ता है जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आमदनी या आय का मान जो है उनका आय है वो न्यूनतम निर्धारित आय से अधिक होता है। आयकर के रूप में सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। इनकम टैक्स से मतलब जो कि जैसे आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं उसकी आय पर जो टैक्स लगता है उसी को इनकम टैक्स बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, टिप्पणी करने के लिए आया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एक समान कर, मतलब जीएसटी जो है ये सभी पर एक समान रूप से लगाया जाता है। इस कर के अंतर्गत पूर्व में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा जो अलग अलग कर लगाए जाते थे उन सभी करों के स्थान पर जीएसटी, मतलब जो अलग अलग कर थे उन सभी टैक्स को हटाकर उनके स्थान पर जीएसटी एक
जीएसटी के रूप में केवल एक कर दिनांक 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। आप लोगों को पता होगा जब जीएसटी लागू किया गया था। अब यह कर क्या है, किसी उत्पाद के कच्चे माल के खरीदने से लेकर परिष्कृत उत्पाद के ग्राहक तक पहुंचाने का लगाया गया प्रस्तावित कर है। इस कर का अंतिम भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, जीएसटी के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, घटक कौन कौन से हैं। जीएसटी के घटक, जीएसटी में ही कितने कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं, 4, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वीजीएसटी, आईजीएसटी। तो इनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीजीएसटी ये इसको भेज देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए आपका अगला है कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन। तो कार्य संस्कृति किसे कहते हैं, देखिए कार्य संस्कृति जो है पूर्वजों द्वारा निर्धारित की गई एक अवधारणा है जो निम्नलिखित बातों का अध्ययन करती है: विश्वास, विचार प्रक्रिया, कर्मचारियों का दृष्टिकोण, विचारधारा और संगठन के सिद्धांत। तो इसे बोला जाता है कार्य संस्कृति। फिर यहाँ पर देखिए यह कार्य संस्कृति है जो कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने को तय करती है और एक संगठन जैसे कार्य कराती है। एक आम आदमी की भाषा में कार्य संस्कृति का तात्पर्य कर्मचारियों की कार्य करने की मानसिकता से है जो संगठन में माहौल को तय करता है। अब देखिए यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है वो है लेखांकन, अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग को अच्छे से समझ लीजिएगा और इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, अकाउंटिंग होता क्या है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग खाता बही क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाता बही क्या है, खतौनी किन नियमों के आधार पर की जाती है। ये सब वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए फिर कैश रोकड़ बही किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो इसी के साथ आपका ये जो आज का मैराथन क्लास एंड होता है। बाकी इसका भी पीडीएफ जो है पीडीएफ से आपको पढ़ा रहे हैं, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। बाकी ये जो भी मैराथन क्लास चलाएं वहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखकर समझ लीजिए और वही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके बाद तो शायद आपका ये लास्ट एग्जाम है, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा। अब आप लोगों का 6th सेमेस्टर चलेगा, तो अब हम 6th सेमेस्टर की क्लास लेके जल्दी आएंगे।